नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए इजी क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जनवरी का करंट अफेयर्स शुरू किया था और आधा हमने ख़त्म कर लिया था। आज का जो वीडियो है वो जनवरी का सेकंड पार्ट हम उसमें ख़त्म करेंगे करंट अफेयर्स का। उसके बाद हम दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर का करंट अफेयर्स अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था वो था स्मॉग टावर से संबंधित था। जो आपने देखा होगा, आपने अगर रिवाइज़ किया होगा तो स्मॉग टावर मतलब होता है कि वो एयर को फ़िल्टर करने का काम करता है। उसमें कार्बन नैनो फाइबर्स लगे रहते हैं, तो एयर उसमें से पास होती है, तो उसमें PM 2.5 और PM10 जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फ़िल्टर हो जाते हैं और बाकी साफ़ हवा बाहर निकाल दी जाती है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, फरवरी के करंट अफेयर्स अगर आपने देखे हो तो उसमें हमने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक टॉपिक किया था, जिसमें कि जो है जिसका एक टाइप हमने देखा था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है, IVF जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, IVF में पहले आपको मैं बता दूं कि होता क्या है। IVF में जो है वो एग जो कि फीमेल फॉर्म से निकलता है और स्पर्म जो कि मेल फॉर्म से निकलता है। तो एग और स्पर्म को मिक्स करते हैं, जिससे कि जो है वो फर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं। इनको जो है वो एम्ब्रियो कहा जाता है। इस एम्ब्रियो को किसी दूसरी महिला के यूट्रस में, किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस में इसको प्लांट किया जाता है और उसके बाद जो है वो इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो तकनीकी है ये सिर्फ इंसानों के लिए यूज़ होती है। इसका उपयोग जो है वो जानवरों के लिए भी किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्दर्न वाइट राइनो जो है, जो कि लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है दुनिया से, उसका एक एम्ब्रियो डेवलप किया गया है और उसमें तैयारी की जा रही है कि उसको जो है वो IVF के ज़रिए उसकी आगे की प्रजातियां और उत्पन्न की जा सकें। तो इसमें जानने लायक कितना, ये राइनोज़ के बारे में हम जान लेते हैं कि अफ्रीकन राइनोज़ होते हैं, एशियन राइनोज़ होते हैं। तो अफ्रीकन राइनोज़ एशियन राइनोज़ में फ़र्क ये होता है कि अफ्रीकन राइनोज़ के सर पे 2 सींग होती है, एशियन राइनोज़ के सर पे जो है वो, बल्कि इंडियन राइनोज़ के सर पे 1 सींग होती है। उसके बाद तो दोस्तों, इस टॉपिक में जाने लायक बस इतना ही। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। चाइनाज़ इमरजेंस एज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ेस। तो दोस्तों, हाल ही के समय में या इस बीच आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी हैं, वो या तो अफ्रीका से आती हैं या तो चाइना से आ रही हैं। चाइना से कुछ जो बड़ी बीमारियां आई हैं वो सार्स है, बर्ड फ्लू है, कोरोना वायरस जो कि अभी जिसका चल ही रहा है, कोरोना वायरस। तो दोस्तों, हम लोग ने जब पहला वीडियो अपना किया था तो उसमें हमने कोरोना वायरस से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे। तो उसमें जो है हमने बात की थी कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एपिडेमिक, एक होता है जूनोटिक। तो जो एपिडेमिक का मतलब होता है कि छोटे पैमाने पर या लोकलाइज्ड एरिया में इंसानों में कोई अगर बीमारी फैलती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। जूनोटिक जो होता है दोस्तों, जूनोटिक इन्फेक्शन, वो जानवरों से संबंधित होता है। वो वही सेम चीज़ होती है लेकिन वो जानवरों की वहाँ पर बात की जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि चाइना से इसको जो है वो क्यों जोड़ के देखा जा रहा है। दोस्तों, जूनोसिस, जैसा कि आप इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, तो जूनोसिस जो है वो ऐसी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरस से होती है और वो इंसानों में जो है वो जानवरों के माध्यम से आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि लाखों मौतें जो है वो ऐसी बीमारियों के कारण होती हैं और करोड़ों लोग ऐसी बीमारियों के कारण अस्वस्थ होते हैं, हर साल ऐसा होता है। और लगभग 60% जो है वो नए इन्फेक्शन जो दुनिया भर में देखे जाते हैं वो इसी के कारण होते हैं, जूनोसिस के कारण होते हैं। मतलब कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जानवरों से इंसानों में फैलने वाली। इस स्टडी में ये भी एक स्टडी हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें ये भी पाया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये दावा किया है कि पिछले दशक में या पिछले कुछ दशकों में अगर हम माने कि 30 जो है वो नए पैथोजन, नई बीमारियों के जो है वो बैक्टीरिया, पैरासाइट या वायरस जो है वो पाए गए हैं, तो उनमें से 75% ऐसे थे जो कि जानवरों से उत्पन्न हुए थे। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर मार्केट जो है वो इतने डेंसिटी वहाँ पर इतनी ज़्यादा है, सारी दुकानें इतनी सटी हुई हैं। फिर वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना के लोग जो है वो एक्जॉटिक मीट खाना पसंद करते हैं। अब जैसा कि आप अगर इस बीच पढ़ रहे होंगे तो कहा जा रहा है कि बैट की वजह से जो है वो ये हो रहा है, चमगादड़ का मीट खाने की वजह से जो है वो कोरोना वायरस फैल रहा है। तो इस तरह के एक्जॉटिक मीट खाने का जो कारण है, मीट खाने की जो प्रवृत्ति है चाइना में, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जो है वो जूनोटिक इन्फेक्शंस दुनिया भर में फैलती रहती हैं।
तो इसी के चलते, इन्हीं सब चीज़ों के चलते, इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते जो है वो कहा जा रहा है कि चाइना इस तरह के ग्लोबल आउटब्रेक का, बीमारियों के आउटब्रेक का एक एपिसेंटर हो गया है, केंद्र बिंदु होकर उभरा हुआ है इस समय। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। व्हाट इज़ नासास स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। तो दोस्तों नासा का स्पिट्ज़र मिशन जो है वो लगभग 16 साल के बाद अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उसका जो फ्यूल है वो समाप्त हो रहा है और वो अर्थ से अब धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो वो जो है मिशन अपने अंत के पास पहुंच गया है। तो इसमें जो है वो हम जान लेते हैं कि स्पिट्ज़र टेलीस्कोप, स्पिट्ज़र मिशन जो है वो है क्या। ये 2003 में दोस्तों 25 अगस्त को लॉन्च किया गया था और जो है वो एक ये स्पेसबॉर्न ऑब्जर्वेटरी थी जहाँ से कि नासा के वैज्ञानिक हेवनली बॉडीज़ को देखा करते थे। इसमें जो है वो इंफ्रारेड कैमरे भी लगे हुए थे। तो इससे सुविधा क्या होती थी, सहूलियत क्या होती थी कि ऐसे प्लैनेट्स को, ऐसे स्टार्स को, ऐसी बॉडीज़ को भी देखा जा सकता था जिनमें से कि लाइट नहीं निकलती थी। इसके अलावा इंफ्रारेड कैमरे होने की वजह से, इंफ्रारेड डिटेक्टर होने की वजह से ये गैसों को भी पकड़ लेता था। तो कई ऐसे बॉडीज़ थी सोलर सिस्टम में जिनके चारों तरफ गैसें होती थी, तो वो जो है वो दिखाई नहीं देती थी हमको, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे। तो स्पिट्ज़र टेलीस्कोप ने ऐसी भी कई बॉडीज़ को जो है वो ढूंढ निकाला था। स्पिट्ज़र का जो इनिशियली जो मिशन था वो सिर्फ 2.5 साल का ही था। 2.5 साल के मिशन के बाद ये कोल्ड फेज़ में चला गया, लगभग 5.5 साल के। फिर 2009 के बाद जो है वो इसका जो कूलेंट था वो फाइनली ख़त्म हो गया और इसका वार्म मिशन जो है वो शुरू हो गया। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको जानने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये बस ऐसे दिया हुआ है। तो 2009 में इसका जो है वो वार्म मिशन शुरू हुआ था। अब जो है फाइनली जाके इसका फ्यूल जो है वो समाप्त हो गया है और ये अर्थ से दूर जा रहा है। तो इसलिए नासा का स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप जो है वो अब काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही। आइए देखते हैं अगला हमको क्या पढ़ना है। इसरो जो है वो डाटा रिले सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला है। तो इसी से संबंधित अगला टॉपिक है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। तो इसरो जो है वो एक इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने वाला है, जो कि बाकी सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिग्नल्स हैं, उनको कैच करके अर्थ पर या इसरो के पास जो है वो भेजेगा। तो दोस्तों इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे जो है वो मिशन जो है वो जो एम है वो बहुत ही सीधा सा है कि इसरो जो है वो, जैसा कि आप जानते होंगे कि गगनयान हमारा शुरू होने वाला है, फिर मार्स के मिशन है, मून पर मिशन है, वीनस पर मिशन है हमारे आने वाले हैं धीरे धीरे। तो ऐसे समय में इनकी जो आवश्यकता है रिले सैटेलाइट सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका काम बस इतना होगा कि जो सिग्नल या जो इन्फॉर्मेशन हमारे स्पेसक्राफ्ट इन प्लैनेट से, मून से, मतलब मार्स, वीनस, मून, जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भेजेंगे, तो वो पहले जो है वो इस डेटा रिले सिस्टम में आएगा, सैटेलाइट में आएगा, और उसके बाद जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा अर्थ पर। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है वो जो दूर वाले मिशन हैं उनके भी सिग्नल हमको आसानी से मिल जाएंगे, उनको भी रिसर्च करने में हमारे लिए जो है वो सहूलियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये लंबे मिशंस पर जो है वो हमारे एस्ट्रोनॉट से संपर्क बनाए रखने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो दोस्तों इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में जानने के लिए बस इतना ही है कि एक तरह से एक मिडिल मैन का काम करेगा, और जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिग्नल जो है वो दूरस्थ सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से हमारे आएगी, उसको जो है ये रिसीव करके अर्थ की तरफ इसरो के जो है वो रिसीविंग सेंटर्स होंगे जो अर्थ पर, वहाँ पर डाइवर्ट कर देगा। तो इस टॉपिक में इतना ही। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अ केस फॉर इंक्लूडिंग तुलु इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है वो भारत की रिपब्लिक की जो है वो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये 8th शेड्यूल उनको लिस्ट करता है। इस 8th शेड्यूल के हिसाब से भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनकी संख्या जो है वो 22 है। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआती समय में 14 भाषाएं पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थी। उसके बाद जो है वो 21वें अमेंडमेंट में सिंधी को जोड़ा गया, फिर धीरे धीरे भाषाएं जुड़ती चली गईं, और अंत में 2003 में 92nd अमेंडमेंट में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली को 22वें शेड्यूल में जोड़ा गया, जिसके बाद की जो लैंग्वेजेस की संख्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की संख्या है भारत में, वो जाके 22 तक पहुँच गई। अगर 2001 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो भारत में कम से कम 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले 10 लाख से ज़्यादा हैं। मतलब कि हर 30 भाषा को बोलने वाले 10-10 लाख लोग कम से कम हैं।
इसके अलावा भारत में 122 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले कम से कम 10-10 हज़ार लोग मौजूद हैं। इसके अलावा 1599 भाषाएं हैं जिसमें कि ज़्यादातर सिर्फ डायलेक्ट हैं। तो अब जो है वो 22वां शेड्यूल हमने जान लिया क्या है, तो आइए अब जानते हैं कि तुलु को जो है वो इसमें जोड़ने की कवायद क्यों चल रही है और तुलु जो है वो कहाँ की भाषा है, कैसी भाषा है। तो तुलु जो है वो दक्षिण भारत की एक भाषा है जो कि कर्नाटका के 2 ज़िलों में और केरला में कासरगोड में बोली जाती है। दोस्तों कासरगोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि कासरगोड को सप्त भाषा संगम भूमि कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पर 7 भाषाएं बोली जाती हैं। अब वो 7 भाषाएं कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जान लीजिए। मलयालम, तुलु, बीरी, कोंकणी, कन्नड़, उर्दू और मराठी, ये 7 भाषाएं हैं जो कि कासरगोड में बोली जाती है, इसीलिए इस जगह को सप्त भाषा संगम भूमि कहा जाता है। तुलु उनमें से एक भाषा है और सेंसस कहता है कि लगभग 18,46,427 नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो तुलु भाषा के भारत में मौजूद हैं। वहीं अगर संस्कृत की बात करें जो कि 8वें शेड्यूल में इंक्लूडेड है, तो उसके बोलने वाले मात्र 24,821 हैं। मणिपुरी भी जो है वो शेड्यूल में इंक्लूडेड है, इसको बोलने वाले मात्र 17,61,000 लोग हैं लगभग जो है वो। तो इसलिए जो है वो इसके एडवोकेट जो हैं वो कह रहे हैं कि तुलु को भी इस सूची में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुलु को बोलने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। रॉबर्ट कॉल्डवेल जो हैं वो एक हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो द्रविडियन फैमिली है उसमें बोले जाने वाली भाषाओं में तुलु भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो दोस्तों यही सब कारण है जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि तुलु को जो है वो 8वें शेड्यूल में जोड़ लेना चाहिए। 22 भाषाएं अभी उसमें हैं, तुलु को जोड़ने के बाद वो 23 हो जाएंगी। फिर इसमें जो है वो इसको जोड़ने के बाद कई फ़ायदे होते हैं। साहित्य अकादमी में जो है वो इसको ये उसकी सूची में भी जुड़ जाएगी। फिर जो है वो उसके बाद क्या होगा कि लोग जो है वो इस भाषा को बोल सकेंगे, MP MLA जो है वो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में इस भाषा को बोल सकेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, कई फ़ायदे होंगे जिससे कि इस भाषा का प्रचार प्रसार होगा। और ये भाषा के साथ भी जनरली दोस्तों वही होता है कि भाषा जैसे जैसे उसके बोलने वाले कम होते जाते हैं, जैसे जैसे उसके प्रचार प्रसार में कमी आती है, भाषा धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो तुलु भाषा जिसके बोलने वाले अभी बहुत ज़्यादा हैं, अगर ये इस पर ध्यान न दिया गया तो ये भी जो है वो धीरे धीरे चल के ख़त्म हो जाएगी। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए वकालत की जा रही है कि तुलु को 8वें शेड्यूल में जोड़ देना चाहिए, जो कि भारत की जो राजकीय भाषाएं हैं उनकी एक सूची है। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानने लायक इतना ही। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्यूरेटिव पिटिशन। तो दोस्तों अब जान लेते हैं ये क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है। अभी हाल ही में इस बीच आपने सुना होगा कि निर्भया कांड जो कि 16 दिसंबर 2011 में हुआ था, तो उसमें जो है वो जितने दोषी थे उनको फांसी की सज़ा दी गई थी और उनको जो है वो फांसी पर लटका दिया गया। उसमें जो है वो 2 टर्म सामने आए थे, रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन। रिव्यू पिटिशन के बारे में हमने पहले भी सुना होगा। रिव्यू पिटिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 137 में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी जजमेंट को अपने जो है वो रिव्यू कर सकता है, अपने हाई कोर्ट के किसी भी बाइंडिंग जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। इसके लिए जो है वो एक रिव्यू पिटिशन दायर करना पड़ता है। जो पार्टीज़ होती हैं उनमें जो एग्रीड पार्टी है उसके द्वारा एक रिव्यू पिटिशन दायर करना होता है। इसके लिए प्रोविज़न सिर्फ एक इसमें मैंडेटरी कंडीशन दी गई है कि जजमेंट पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिव्यू पिटिशन दायर करना होगा। अब रिव्यू पिटिशन आपने दायर कर दिया, वो भी आपके खिलाफ आ गया, तो अब इसमें जो है वो जो आखिरी चारा बचता है वो होता है क्यूरेटिव पिटिशन का। तो अब दोस्तों जो क्यूरेटिव पिटिशन होती है उसका ओरिजिन क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक केस था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस से जो है वो पहली बार क्यूरेटिव पिटिशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी पार्टी की रिव्यू पिटिशन जो है वो डिसमिस हो गई है या वहाँ से उसको रिलीफ नहीं मिला है तो क्या उसके आगे उस पार्टी को कोई रिलीफ मिल सकता है कि नहीं। तो जो क्यूरेटिव पिटिशन होता है वो इस तरह से आखिरी ऑप्शन होता है
किसी भी पार्टी के लिए फाइनल ऑप्शन है। इसके बाद जो है उसके पास कोई भी तरीका नहीं बचता। अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी उसका रिजेक्ट हो जाता है तो उसको जो सज़ा मिलती है उसको वो स्वीकार करनी होगी और वो सज़ा उसको काटनी होगी, जैसा कि निर्भया कांड में आरोपियों के ऊपर हुआ, आरोपियों के साथ हुआ। उनको फांसी की सज़ा दे दी गई और उनको फांसी भी दे दी गई। तो क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें तो इसके लिए 2 कंडीशन हैं, 2 ग्राउंड्स हैं जिन पर कि क्यूरेटिव पिटीशन सबमिट की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है। पहला ग्राउंड ये होता है कि अगर पार्टीज़ ये कहती हैं कि हमको पिछली कोर्ट में जज ने सुना नहीं, मतलब डिसीजन देने से पहले हमारी बातों को नहीं सुना गया पूरी तरह से, हम बोल नहीं पाए। और दूसरी जो है वो कि जज जो थे वो पहले से ही अपना मन बना चुके थे, वो बायस्ड थे, वो हमारे खिलाफ उनको डिसीजन देना ही था। जो पिटीशन उन्होंने सुना था वो एक तरह से फॉर्मेलिटी ही थी। तो इसमें जो है वो ये 2 सिर्फ वो होती हैं, कंडीशंस होती हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं मेंशन की गई है। तो रिव्यू पिटीशन में और क्यूरेटिव पिटीशन में हमने अंतर देख लिया क्या होता है। क्यूरेटिव पिटीशन मैंने आपको बताया आखिरी ऑप्शन होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें ये है कि यहाँ पर जो है वो लॉ पर चर्चा नहीं होती है कि जो है वो ये डिसीजन गलत था या इसलिए। यहाँ पर सिर्फ इन 2 मुद्दों पर चर्चा होगी कि अगर इन 2 कंडीशंस में चर्चा होगी कि जो है वो प्रोसीजर सही फॉलो नहीं किया गया, हमारी बात को नहीं सुना गया, जज जो है बायस था। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे इसमें जो है वो चर्चा होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पिटीशन रद्द होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जो अग्रीड पार्टी है उसके पास, उसको जो है वो सज़ा झेलनी पड़ती है, काटनी पड़ती है। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है। क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन क्या होता है हमने ये जान लिया है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। गवर्नमेंट लॉन्चेस रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के बारे में है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार जो है वो आईआईटी मद्रास की सहायता से एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार करने जा रही है, उसको शुरू करने जा रही है। इस पे जो कुल खर्च आएगी इस प्रोजेक्ट पे वो 258 करोड़ की आएगी और ये प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है, वर्ल्ड बैंक इसका समर्थन करेगा। रोड एक्सीडेंट डेटाबेस की दोस्तों ज़रूरत क्यों महसूस की गई? भारत में जो है वो एक्सीडेंट बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, एक्सीडेंट में मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2018 में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में हुई थी। इनमें से जो है वो 60% ऐसे थे जिनकी मौत ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई थी, मतलब जो निर्धारित स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने से। और उसमें जो है वो 48% लोग दोस्तों ऐसे थे जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में थी। तो ये डेटा सुन के आप समझ ही गए होंगे कि भारत में ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी है। तो ये जो रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है ये पहले जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में जो है वो 6 स्टेट्स में शुरू किया जाएगा, जहाँ पर कि ये समस्या सबसे ज़्यादा है। रोड एक्सीडेंट में फैटेलिटीज़ मतलब मौतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन 5 स्टेट्स में हैं, 6 स्टेट्स में। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन सारे स्टेट्स में इसको शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि ये जो डेटाबेस है ये करेगा क्या। अब आप मान लीजिए कि एक जो है वो कहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया, तो वो जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पर पुलिस जाएगी। तो जब पुलिस वहाँ पर जाएगी तो पुलिस के पास एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी, पुलिस के पास वो एप्लीकेशन रहेगा। और पुलिस जब उस एक्सीडेंट की जानकारी उस एप्लीकेशन में डालेगी तो उस एक्सीडेंट की एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद पुलिस वहाँ पर सारी जानकारी, फ़ोटो, वीडियो जो भी चाहे वो अपलोड कर सकती है। जब ये सारी चीज़ें पुलिस द्वारा कर दी जाएंगी तो एक अलर्ट जो है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब उस ज़िले के पीडब्ल्यूडी के पास, पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर के पास एक अलर्ट जाएगा उसके मोबाइल पे इसी ऐप पर, जहाँ पर कि उसको बोला जाएगा कि इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, आप जाके वहाँ का निरीक्षण करिए। ये जो इंजीनियर है ये जाके उस जगह का निरीक्षण करेगा और जो बाकी डिटेल्स होंगी, ज़रूरत होंगी, जैसे रोड की डिज़ाइन, रोड पे गड्ढे हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें वो एंटर करेगा जो इंजीनियर होगा। ये पूरा डेटा मतलब पुलिस का डेटा और इंजीनियर का डेटा, ये पूरा डेटा जो है वो आईटी मद्रास के पास जाएगा, आईटी मद्रास के टेक्नीशियंस के पास जाएगा और वो डेटा को एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे कि क्या जो है वो रोड की डिज़ाइन में किसी भी तरह की सुधार की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके अलावा एक अलग तरह का ऐप बनाया जाएगा जो कि यूज़र्स को, आम जनता को ये सहूलियत देगा कि वो जो है खुद भी फ़ोटो खींच के, वीडियो खींच के ऐप में अपलोड कर सके अगर उनके सामने ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों इसके बारे में इस टॉपिक में जानने लायक इतना ही है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। पंजाब्स न्यू राइट टू बिजनेस बिल।
दोस्तों, पंजाब की कैबिनेट ने हाल ही में अभी पंजाब राइट टू बिज़नेस बिल 2020 को जो है वो पास कर दिया है, जिसका लक्ष्य है एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो इंश्योर करने के लिए। तो अब इसके अंतर्गत क्या आता है ये देख लेते हैं। तो इस एक्ट में जो है वो क्या है कि पहले जो है वो एक अप्रूवल लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज से, जिसके हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर होंगे और जो है वो स्टेट नोडल एजेंसी के अंडर में काम करेगा। ठीक है, इस तरह की किसी भी एंटरप्राइज़ को जो है वो अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क्स में 3 दिन के अंदर परमिशन दे दी जाएगी। अगर स्क्रूटनी कमेटी कहती है कि अगर इनको अपने जो बिज़नेस हैं वो उस इंडस्ट्रियल पार्क के बाहर सेटअप करने हैं, तो एक स्क्रूटनी कमेटी जो है वो इस पर डिसीजन लेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो नोडल एजेंसी होगी वो 15 दिन के अंदर जो है वो इस डिमांड का निस्तारण करेगी। मतलब कि अगर इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर सिचुएट होना है तो 3 दिन का समय लगेगा, और अगर उसके बाहर सिचुएटेड होगी है तो इसको 15 दिन का समय लगेगा। अब इसमें जो है वो कुछ टाइम फ्रेम दिए गए हैं इस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। अब दोस्तों, अगर 3 दिन में और 15 दिन में जो है वो परमिशन मिल रही है इस्टेब्लिश करने की, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें, जो सर्टिफिकेट, जो परमिशन की ज़रूरत होती है नॉर्मली, वो सारे हासिल नहीं किए जा सकेंगे। तो इसके लिए जो है वो इस एक्ट ने प्रोविज़न किया है। जैसा कि इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि 3.5 साल का समय दिया जाएगा इसको सेटअप होने के बाद। किस काम के लिए? 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से कि इनको सैंक्शन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू ट्रेड लाइसेंसेस, मतलब 3.5 साल के अंदर उनको ट्रेड लाइसेंस के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद उनको अपना बिल्डिंग प्लान जो है वो सैंक्शन कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो उनको कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो बिल्डिंग के लिए होते हैं वो भी उनको हासिल करने पड़ेंगे इस समय के अंदर में। उसके अलावा क्या कंडीशन रखी गई है कि क्लियरेंस, इसके जो परमिशन है इसके पहले जो है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो पोल्यूशन बोर्ड से ऐसी यूनिट्स को लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो है वो जो तीसरा पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि अगर जो है वो इन यूनिट्स में ऐसी कोई चीज़ बन रही है जो कि लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है, हैज़र्डस है, तो इसके लिए जो है वो उनको अप्लाई करने से पहले से ही जो है वो उसके लिए परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है वो फायर एनओसी भी जो है, मतलब फायर डिपार्टमेंट से जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करना जो है वो, जो कि हैज़ार्डस मटेरियल बना रही है, वो सुरक्षित है इस एरिया में। तो दोस्तों, इसमें जाने लायक इतना बहुत खास नहीं है, बस यही है कि पंजाब में जो है वो पंजाब सरकार ने कदम उठाया है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, एमएसएमई, खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो उसी के तहत जो है उन्होंने पंजाब राइट टू बिज़नेस बिल जो है वो 2020 को पास कर दिया है। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आपने न्यूज़ में भी हाल ही में पढ़ा होगा कि लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि जैसे जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वहाँ पर एसएसपी होते हैं, वैसे ही जो है वो जो कमिश्नरेट होते हैं वहाँ पर जो है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन होते हैं? डीआईजी रैंक के ऊपर का कोई भी अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उसको जो है वो कमिश्नर उस जगह का नियुक्त कर दिया जाता है। इस कमिश्नर के पास जो है वो मजिस्ट्रियल पावर्स भी होती हैं, मतलब ये मजिस्ट्रेट के तौर पे भी काम करता है। इनका जो है वो, इनकी पावर्स क्या होती हैं कमिश्नर की? ये पूरी जो पुलिस फोर्स होती है उस ज़िले की, उसके लिए ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरी तरह से अकाउंटेबल होते हैं। फोर्स के संबंध में जो है वो सारी निर्णय जो होते हैं, रेगुलेशन, कंट्रोल, लाइसेंसिंग वगैरह के भी जो काम होते हैं, जैसे कि शस्त्र लाइसेंस हो गया, इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है वो कमिश्नर के अंडर में आ जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कमिश्नर जो है वो डीआईजी रैंक से ऊपर का कोई भी अधिकारी होता है, और उसकी सहायता करने के लिए स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे जो है वो होते हैं। ये जो कमिश्नर होता है ये सीधे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो एक कोई भी मामला किसी डिस्ट्रिक्ट में खड़ा होता है, कोई भी विवाद होता है, तो आप देखेंगे कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है वो खींचातानी शुरू हो जाती है कि इनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पुलिसिंग से संबंधित पूरी जिम्मेदारी जो है वो कमिश्नर की हो जाएगी ऐसे कमिश्नरेट्स में। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो भारत में कमिश्नरेट सिस्टम है, कौन कौन से स्टेट्स में। दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर,
इन स्टेट्स में जो है वो, इन स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, अब तो यूटी हो गया है, तो इनमें जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है। बाकी लगभग हर स्टेट में जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम मौजूद है। अगर ब्रिटिश समय की से बात करें कि इसको शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो सबसे पहले कलकत्ता में जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया था। उसके बाद बम्बई और चेन्नई प्रेसिडेंसी में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय दिल्ली में भी जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो इस टॉपिक में हमारे लिए जानने के लिए इतना ही है। कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है, स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना होगा कि यूपी में लखनऊ और नोएडा में जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम क्या है। उसके बाद इनकी पावर्स क्या होती हैं, कौन कमिश्नर होता है, और उसके बाद किन किन स्टेट्स में कमिश्नरेट सिस्टम है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि अपना टॉपिक देख सकते हैं, गोल्ड हॉलमार्किंग से संबंधित हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है वो कहा है कि गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी करना आवश्यक है, जिससे कि कंज्यूमर्स के साथ धोखा ना हो, उनको ख़राब प्रोडक्ट ना बेचे जाएँ, करप्शन जो है वो कम हो सके। ये सारी चीज़ें जो है वो, अगर गोल्ड हॉलमार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम की जा सकेंगी। चीटिंग, करप्शन वगैरह बहुत कम हो जाएगा। गोल्ड हॉलमार्किंग में क्या प्रोविज़न किया गया है, सिंपल सा प्रोविज़न है कि जो भी दुकानदार हैं उनको जो है वो BIS के साथ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। जो भी गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं उनको BIS के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, और वो सिर्फ वही ज्वेलरी बेच सकते हैं जो कि हॉलमार्क्ड होंगी पहले से ही। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स 3500 किलोमीटर रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो क्या होती है कि कोई भी ऐसी मिसाइल जो कि जब लॉन्च की जाए तो वो गाइडेड हो, लेकिन जब वो अपने टारगेट पे पहुंचती है तो वहाँ अपने टारगेट के ऊपर वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे अपने टारगेट पे वो जाके गिर जाती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों ये होती है। K4 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सबमरीन से लॉन्च की जानी है, उसको जो है वो DRDO ने सक्सेसफुली अभी टेस्ट फायर किया है। ये जो है इसकी रेंज 3500 किलोमीटर होगी। ये जो है अरिहंत क्लास सबमरीन से इसको लॉन्च किया जाएगा। अरिहंत क्लास सबमरीन में ये जो है वो रहेंगी। इस टॉपिक में इतना ही है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे जो है वो ऑपरेशन संकल्प के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। ये पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच की जो है वो एक स्ट्रेट है, और दुनिया में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ट्रेड के लिए, उनमें से जो है वो एक है। अच्छा, ऑपरेशन संकल्प क्या है? भारतीय जो जहाज़ हैं, इंडियन फ्लैग वेसल्स जो हैं, उनके सेफ पासेज के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है। ये इंडियन नेवी द्वारा शुरू किया गया है गल्फ़ रीजन में। इसमें जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर नेवी की वॉरशिप और एयरक्राफ्ट जो है वो इस जगह पर जो है वो तैनात किए जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो भारत की फ्लैग वेसल्स हैं वो जब वहाँ से पास करेंगी तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। वहाँ पर एक मतलब उनके लिए सुरक्षा का जो है वो माहौल बनाया जाएगा। तो ऑपरेशन संकल्प में यही है जानने के लिए कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो है वो इंडियन नेवी ने शुरू किया है। आइए देखते हैं अब आगे हमको क्या पढ़ना है। इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन वनीला। तो दोस्तों, ऑपरेशन वनीला जो है वो बहुत छोटे से, हमें जल्दी से जान लेते हैं क्या है। साइक्लोन डायन जो है वो अभी हाल ही में आया था मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर में ये साइक्लोन आने के बाद बहुत तबाही मच गई थी। इसी जगह पर लोगों को असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी का एक शिप है ऐरावत, उसको इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई। ये लोग वहाँ पर जाके, इंडियन शिप वहाँ पर जाके, जो उस शिप का स्टाफ होगा वो वहाँ पर जाके मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। वहाँ पे लोगों को खाना, पानी और बाकी ज़रूरी सामान जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उनको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो ऑपरेशन वेनिला जो है वो यही है। साइक्लोन डायन से जो है वो मेडागास्कर में जो तबाही मची है, उसी में भारत की तरफ से मदद करने के लिए ऐरावत जो है वो इंडियन नेवी का एक शिप है, वो जाएगा रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। इस टॉपिक में इतना ही है। आइए अब आगे पढ़ते हैं एपिफेनी फेस्टिवल के बारे में। तो एपिफेनी फेस्टिवल को गोवा में जो है वो पोर्चुगीज़ नाम फेस्टा डॉस रेस के नाम से जाना जाता है, और केरला में जो है वो इसको देन्हा के नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है। ये क्रिश्चियनिटी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, और कहा जाता है कि क्रिसमस और ईस्टर के बाद ये तीसरा सबसे ज़रूरी इनका त्यौहार होता है। ये 6 जनवरी को मनाया जाता है।
इसमें जो है होता क्या दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि जब जीसस जो है वो मात्र 12 साल के थे, तो उनसे मिलने के लिए मागी मतलब कि 3 वाइज मैन आए थे, 3 बुद्धिमान लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, 3 राजा उनसे मिलने के लिए आए थे 12 साल की उम्र में। तो इसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए एपिफेनी फेस्टिवल को मनाया जाता है, जिसको गोवा में फेस्टा डॉस रेस और केरला में देन्हा के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। आइए देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म दोस्तों जो है वो अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब कि ये ड्रोन से जो है वो संबंधित होगा। ड्रोन्स को जो है वो उड़ने के लिए लाइसेंस, उनको क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। भारत में जो है वो अब प्रोविज़न हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ड्रोन्स होंगे, उनके पायलट्स होंगे, उनको ऑनलाइन परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और परमिशन मिलने के बाद ही जो है वो ड्रोन्स उड़ा सकेंगे। माइक्रो ड्रोन्स और उससे ऊपर की कैटेगरी के जो ड्रोन्स होंगे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और इसका जो है वो इसमें जो कहा जा रहा है कि नो परमिशन नो टेक ऑफ का प्रोविज़न जो है वो कर दिया जाएगा, कि मतलब जब तक किसी ड्रोन को परमिशन नहीं है वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। तो इसमें इतना ही। आइए अब पढ़ते हैं मनी ऐप के बारे में। डिमोनेटाइजेशन के बाद जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि जो लोग ब्लाइंड हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, विजुअली चैलेंज्ड हैं, उनको जो है वो नोटों को पहचानने में उनके लिए समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि इससे पहले जो है वो नोट बहुत पहले से चले आ रहे थे, शुरू से वही नोट चले आ रहे थे, तो लोगों की आदत पड़ गई थी, लोग छू के समझ जाते थे कि कितने का नोट है। तो अब डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है वो नोट नए आ गए, तो इससे एक समस्या और खड़ी हो गई कि जो लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं वो नोट्स को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मनी ऐप। तो ये मनी ऐप जो है वो क्या करेगा कि मनी ऐप जो है वो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से उस नोट को स्कैन करेगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं इसमें अवेलेबल हैं। तो इनमें से किसी एक भाषा में, जो भाषा आप चुनेंगे, उसमें वो आपको बताएगा कि वो नोट कितने का है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो है वो ऐप ये नहीं बताएगा कि वो नोट असली है या नकली, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये नोट जो है वो कितने रुपए का है। तो एक इसमें ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन भी जो है वो काम करेगा। तो इसमें जानने के लिए इतना ही दोस्तों। मनी ऐप जो है वो हमारा जनवरी के करंट अफेयर्स का आखिरी टॉपिक था। इसके साथ हमने जनवरी आज ख़त्म कर लिया। तो अब अगर हम देखें तो हमारा मार्च का करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया 2 पार्ट की वीडियो में, फरवरी का करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया 2 पार्ट की वीडियो में, और जनवरी का भी करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया, ये भी 2 पार्ट की वीडियो में। तो कुल 6 वीडियोज़ अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। अब जो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे वो उसमें हम जो है वो दिसंबर के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। ये भी जो है वो जहाँ तक है 2 पार्ट का वीडियो बनेगा, और ऐसे करके ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। तो दोस्तों इसके साथ ये हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो आप लोग घर पे ही रहिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।